हेलो गाइस, दिस इज संदीप सोनगढ़े। आप सभी का स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके का थर्ड लेक्चर जो क्लासेस हमारी वो बाईलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। और हम हर एक बच्चे का जो डाउट है वो हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर पर भी हम उसको क्लियर करते हैं। 8109585162 हमारे यहाँ ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे सारे बच्चे ऐड हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है जिसमें आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस सिटी से हैं, या आप कर दीजिए इसमें मैसेज ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़, जितनी क्लासेस हो चुकी है, हमारा 6 लेक्चर है, 5 क्लासेस हो चुकी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए सामने एक उल्टा ट्रायंगल बना हुआ, उस पर क्लिक करें, पहली लिंक होगी उस पर क्लिक करें, ठीक, या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। चलो देखो, आज हम जो पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, मतलब आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ एमपी। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ एमपी पढ़ रहे हैं, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है और समझना है। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें, लूसेंट जो चल रही है हमारी, लूसेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सर्च करें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, या फिर सीधे आप मेरे नाम पर या पिक पर क्लिक करेंगे। लूसेंट में भी हमने पूरा स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सारी चीज़ें हमने समझा दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के आपको काल से चीज़ें मिलेगी। एक तो पाषाण काल से मिलेगा और दूसरा मिलेगा ताम्र पाषाण काल से। ताम्र पाषाण काल से, तो ये हो गया स्टोन एज और चालोलिथिक एज, ठीक है ना। स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल या चालोलिथिक एज, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, पाषाण काल की, स्टोन एज की बात कर रहे हैं। स्टोन एज पाषाण काल की जो साइट्स हमें मिली है एमपी से, पहली साइट आती है आपकी भीमबेटका। क्या आती है? भीमबेटका। भीमबेटका, यहां से पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, कि जो भीमबेटका है वो किस काल से संबंधित है? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, गुप्त काल, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भीमबेटका जो है वो पाषाण काल से रिलेटेड है, स्टोन एज से। पाषाण काल किससे रिलेटेड है? स्टोन एज से, क्योंकि हम पढ़ भी वही रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरी बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और कि भाई भीमबेटका कहां पर स्थित है? पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका कहां पर स्थित है? तो ये है अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहां पर स्थित है भीमबेटका? अब्दुल्लागंज, रायसेन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका से हमें क्या मिलता है? तो हमें भीमबेटका से शैलाश्रय एवं शैल चित्र प्राप्त होते हैं। क्या मिलता है? शैलाशय और शैल चित्र। अब आपको बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसी का, ठीक है। शैलाश्रय बोले तो मानव जो बड़े बड़े चट्टानों, गुफाओं में, पत्थरों के बीच में जो खंड बना के जो रहता था, जहाँ निवास करता था, उसको हम शैलाश्रय बोलते हैं, शैल चित्र। और पत्थरों पे जो उस टाइम का मानव जो था शिक्षित नहीं था, तो जो पत्थरों पे जो उत्कीर्ण करता था, जो चित्र, जिसको हम शैल इमेज बोलते हैं, रॉक पेंटिंग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे था। और ये क्या था? रॉक शेल्टर, जहाँ पे वो लोग निवास करते थे, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पाषाण कालीन शैलाश्रय, क्या बोल रहा हूं? पाषाण कालीन शैलाश्रय और शैल चित्र मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से प्राप्त है? पाषाण कालीन शैलाश्रय, ठीक है, रॉक शेल्टर और शैल इमेज या रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त होती? तो भीमबेटका से प्राप्त होती। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव का सबसे पहले निवास स्थान जो प्राप्त हुआ हमें, वो कहां से प्राप्त हुआ? भीमबेटका से, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिले? शैलाश्रय, जो मनुष्य के रहने के लिए बड़े बड़े शिलाओं को काट कर बनाई गई गुफा, जहाँ पे मानव निवास करता था, और ये चित्र थे। क्लियर? तो मानव का या पाषाणकालीन मानव का जो पहले हमें जो निवास स्थान प्राप्त हुआ, कहाँ से हुआ? भीमबेटका। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनेस्को में 2003 में ये क्या है? सूची में शामिल है। यूनेस्को में भीमबेटका कब शामिल हुई? 2003 में। ये सारे यूनेस्को वाली चीज, जितनी लिस्ट है पूरी लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला स्थल क्या होगा? भीमबेटका। दूसरे स्थल की बात करें आदमगढ़,
दूसरे स्थल की बात करें तो स्टोन एज के अंदर कौन सा स्थल आ रहा है? दूसरा आदमगढ़। पहला हो गया भीमबेटका, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आदमगढ़। मैंने स्टोन एज में भी बताया था, स्टोन एज में भी ये नाम बताया था, मतलब आपका लूसेंट में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लूसेंट जरूर पढ़ना। बहुत क्लासेस ऐसी नहीं लगेगी आपको, बोरिंग नहीं लगेगी हिस्ट्री की। आदमगढ़ की जो हम बात करें, जो होशंगाबाद में है, ठीक है, आदमगढ़ जो है होशंगाबाद में है। यहां से हमें मैंने लिखाया था, पहली चीज तो ये कि आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद में। और सारी चीज कहां की पढ़ रहे हैं हम? एमपी की आर्कोलॉजिकल साइट पढ़ रहे हैं। तो आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद में। यहां से हमें क्या मिल रहे हैं? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग के साक्ष्य हमें कहां से मिल रहे हैं? एविडेंस हमें फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन के एविडेंस हमें कहां से मिल रहे हैं? आदमगढ़, जो कहां पर है? होशंगाबाद में। पहला क्वेश्चन ये है, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ कहां से है? तो होशंगाबाद में है। और मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, लूसेंट पढ़ाया था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप लूसेंट की क्लासेस जरूर देखें। स्टोन एज लूसेंट में बताया था, जब पाषाण काल, पाषाण काल भी 3 भागों में बटा है। एक होता है पूरा पाषाण काल, ठीक है, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नवपाषाण काल, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब मैंने चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पहला मानव जो था पूरा पाषाण काल में, उसका जो मानव का जो जीवन था वो था शिकार के ऊपर, हंटिंग के ऊर बेस्ड था। जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो पशुपालन करने लगा। तो ये मेसोलिथिक एज में आ गया। मध्य पाषाण काल, कृषि कब किया? नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण कालीन नवपाषाणिक स्थल जो आदमगढ़ है, ये कहाँ से मिलता है हमें? होशंगाबाद से, ठीक है। और जो आदमगढ़, जो होशंगाबाद था, ये मानव की क्रीड़ा स्थली थी, मतलब वहां पर वो क्रीड़ाएं करते थे, मतलब खेल कूद जो करते थे। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मानव की क्रीड़ा स्थली, पाषाण कालीन मानव की क्रीड़ा स्थली कौन था? तो आदमगढ़ था। क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली, ठीक है, मानव की क्रीड़ा स्थली कौन था? आदमगढ़, होशंगाबाद, ठीक है। तो 2 प्लेसेस हो गए। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है? ये नर्मदा नदी के तट पर है। लिख लेना कि आदमगढ़, अगर क्वेश्चन आ गया कि पूरा पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ कौन सी नदी के तट पर है, तो लिख लेना आप नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी, ठीक है, कहां पर है? नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा। तो राज्य की नदी जिसे हम बोलते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, राज्य की नदी, ठीक है। स्टेट रिवर क्या है हमारी? नर्मदा। तीसरा स्थल है हथनोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हथनोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हथनोरा बोलते हैं, कुछ लोग हथनोर बोलते हैं। थर्ड स्टोन पाषाण कालीन स्थल है हथनौर, हथनौर या नौरा, ठीक है, हथनौर या हथनौरा, ठीक है। इसको लेकर अलग अलग बुक में आप 4-5 बुक्स मैंने देखी और गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन रहेगा। वो क्या रहेगा और एग्जाम टाइम में आपको कैसे करना है। यहाँ से हथनोरा से हमें क्या मिले? पहली चीज तो ये कि हथनोरा जो है पाषाण कालीन साक्ष्य है, ठीक है, स्टोन एज की जो साइट है हथनोरा है। देखो यहाँ पर है सागर और यहाँ है होशंगाबाद, समझना है, जो कंफ्यूजन होगा भाई साहब सागर है होशंगाबाद, आप मैप देखिएगा, ठीक है, नर्मदा नदी जा रही है, ठीक है। तो देखो जो हथनौर है, क्वेश्चन देखो जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दे, होशंगाबाद और सागर के हिसाब से दे, आपको कुछ भी बोल सकता है। तो जो हथनौर है कहाँ, कौन सा स्थल है? पाषाण कालीन स्थल है। यहां से हमें लिखना जो प्राप्त हुआ है, पहले इस पर नहीं देखेंगे कि हथनौरा कहां पर है, उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हथनोरा से हमें जो प्राप्त हुआ है मानव की खोपड़ी, क्या मिली है? मानव की खोपड़ी, खोपड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है ना, ह्यूमन स्कल, मानव की खोपड़ी, जो सर की जो खोपड़ी है, मानव स्कल, ह्यूमन स्कल, वो प्राप्त हुआ मानव की खोपड़ी। कहां से मिली है? हथनौर से। अगर हथनौर नहीं आता या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से, देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है, आपको घुमाने की कोशिश करे तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप यहां से कर लेना। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, पाषाण कालीन
हथनोरा जहाँ से हमें मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एक तो ये आएगा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी से। क्या कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से। ठीक है, मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी से। और यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हुई? हथनोरा से। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि हमें मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से। ठीक है, जो कहाँ पर है? हथनोरा में। हथनोरा से प्राप्त हुई, हथनोरा से प्राप्त हुई है। अब इसको लेकर अलग अलग बुक में विवाद है अभी भी। ठीक है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन आता है तब क्या करना है। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा बहुत भी डाउट रहे। भाई साहब, ये हो गया सीहोर, ठीक है, ये हो गया होशंगाबाद। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, नर्मदा घाटी जा रही है। ठीक, तो कुछ बुक में दिया रहेगा कि हथनोरा जो है सीहोर में है। सीहोर, सीहोर। और कुछ बुक में दिया रहेगा नर्मदा घाटी में है। तो कुछ बुक में रहेगा कि वो कहां पर है? हथनोर जो है सीहोर में है। और कुछ बुक में दिया रहेगा वो कहां पर है? होशंगाबाद। तो मानव खोपड़ी जो प्राप्त हुई हथनोर किस जिले में है? दो ऑप्शन में से देखो, याद क्या रखना है, होशंगाबाद में भी कुछ बुक में होशंगाबाद मिलेगा, कुछ बुक में सीहोर मिलेगा। चार ऑप्शन में अगर होशंगाबाद है तो आपको होशंगाबाद लगाना है, और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सीहोर है तो सीहोर लगाना है। और अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए तब क्या करोगे? अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए तब क्या करोगे? अगर नर्मदा घाटी वाला जब क्वेश्चन आता है या इस टाइम क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होशंगाबाद को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है सीहोर को। अगर होशंगाबाद आता है तो वेल एंड गुड, हथनोरा कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, और सीहोर में भी है हथनोरा। ऐसा अलग अलग बुक में दिया हुआ है। एग्जैक्टली आज भी इसमें क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेंगे। अगर होशंगाबाद आता है तो होशंगाबाद लगाओगे, अगर सीहोर आता है तो सीहोर लगाओगे। क्लियर है? चलो, 4-5 बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, अब बात करते हैं ताम्र पाषाणकालीन स्थल। चलो लेते केज। ठीक है, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? कॉपर स्टोन एरा या चैलोलिथिक एज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसकी बात करें, ताम्र पाषाणी स्थल पहला लिख लो कायथा, इंपॉर्टेंट है कायथा। और एक बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, सारे प्लेसेस अलग अलग मिलेंगे। कायथा, कायथा पहला प्लेस है ताम्र पाषाणकालीन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताम्र पाषाणकालीन चैलोलिथिक एज में आता है कायथा। कायथा कौन सा स्थल है? ताम्र पाषाणी, कॉपर स्टोन एज। ताम्र मतलब तांबा मतलब कॉपर, पाषाण मतलब स्टोन। ठीक है, तो जो कायथा है पहला तो इंपॉर्टेंट है। कायथा कहाँ है भाई साहब? यहाँ पर है, उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। कायथा है भाई साहब उज्जैन में, उज्जैन में पहला। ठीक, अब मैं एक साथ लिखा दूं उज्जैन में क्या क्या है। ठीक है, तो हम बात करें ताम्र पाषाणकालीन स्थल उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन में ही सबसे ज्यादा स्थल है उज्जैन। तो हम क्या करते हैं, उज्जैन को इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट में क्या लिख लेना? उज्जैन में वरामीर, जो हमारे त्रिरत्न थे। ठीक है ना, तो त्रिरत्न जो पाए जाते थे, जैसे वरामीर हो गया है, तो वरामीर आपको यहां से मिलेंगे। वरामिहिर, ये वरामीर की जन्म और कर्म स्थली थी, वरामिहिर की। कौन? उज्जैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, वरामीर की जन्म स्थली या कर्म स्थली कौन है? उज्जैन। तो उज्जैन के अंदर पहला पॉइंट डाल लेना कायथा, कायथा, कायथा। तो कायथा कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक, यहां से हमें तांबे और पत्थर के, यहां से हमें तांबे और पत्थर के बने छेनी और हथौड़ी प्राप्त हुई है। तांबे से बने, तांबे एवं पत्थर से बने, ठीक है ना, तांबे एवं पत्थर से बने छेनी और हथौड़ी। ठीक है, हैमर वगैरह। ठीक है ना, कॉपर एंड स्टोन मीट। ठीक है, तो जो कायथा है जो उज्जैन के अंदर है, इतना ही आएगा
कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा कौन से जिले में, तो वह उज्जैन में। ठीक है, ये पहले अवंती और उज्जैनी से कहा जाता था। दूसरा जो उज्जैन में है, जो दूसरा स्थल है वो है आपका है नागदा। ठीक है, दूसरा स्थल है नागदा। आपको पता भी होगा कि 53 जिला बनने वाला है, जो प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। तीसरा जो हमारा 53वां जो डिस्ट्रिक्ट हमने बनने वाला है, 53 डिस्ट्रिक्ट जो बनने वाला है, वो नागदा है। नागदा भी कहाँ है? उज्जैन में। यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, कंफ्यूज मत होना नौदा टोली में, मृदभांड। ठीक है, मृदभांड तो मैंने आपको बताया था, मृदभांड क्या होते हैं? क्ले पॉट होते हैं। ठीक है ना, जो मृदभांड जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, पाषाणकालीन कुछ मिट्टी के बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाणी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं डांगवाला। तीसरा क्या है? डांगवाला। यहाँ लिखा भी होगा, देखो, डांगवाला उज्जैन में। तीसरा स्थल है डांगवाला। डांगवाला जो है उज्जैन से लगभग 32 किलोमीटर पे है। ये भी क्या है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिख लेना है। ठीक है, और कौन कौन से स्थल है, बस इतना याद रखना इसमें। डांगवाला भी उज्जैन में, जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, उज्जैन में इतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। चल, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कायथा। ठीक है, कायथा इंपॉर्टेंट है, और नागदा। अगर कुछ क्वेश्चन आगे गई, ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल है नागदा और कायथा कहाँ पर है, तो उज्जैन पे। भूलोगे तो नहीं, उज्जैन में कायथा और नागदा। उसके बाद करते हैं नौदा टोली। ताम्र पाषाणकालीन स्थल की बात करें, नौदा टोली इंपॉर्टेंट। कुछ बुक में गलत दिया है, इंदौर दिया है। कुछ बुक में बोला है कि नौदा टोली कहाँ है? इंदौर में है, यहाँ पर है। कुछ बुक में गलत दिया, लेकिन वो है कहाँ नौदा टोली? यहाँ पर, खरगोन महेश्वर में। तो नौदा टोली कहाँ है? महेश्वर में। इसलिए आप थोड़ा सा गूगल करके भी पढ़ें, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। पर्सनल गुजारिश है। कई बार हमारे साथ भी क्या होता है, जल्दी में कई बार गलत वर्ड निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, जो ऑनेस्टली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप किसी भी बड़े चैनल से भी पढ़ें, तो याद रखना बाय मिस्टेकली कई बार वर्ड निकल जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी नहीं है। नौदा टोली जो है आपका महेश्वर, खरगोन में। खरगोन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। ठीक, और खंडवा को क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़। ठीक है ना, तो नौदा टोली कहां पर है दोस्तों? महेश्वर, खरगोन में। ठीक, क्लियर। इसकी जो खोज की है HD संकलिया ने करी है। HD संकलिया इंपॉर्टेंट। इसकी जो नौदा टोली जो है हमारा ताम्र पाषाणकालीन स्थल, जो कहां पर है? महेश्वर में, खरगोन में है। जो इसकी जो खोज की है HD संकलिया ने की है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। यहां से हमें झोपड़ी के साक्ष्य मिले। झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नौदा टोली है वो नर्मदा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर है नौदा टोली। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर। कई बार क्वेश्चन ये आ ही जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी के तट पर है? तो नौदा टोली जो है महेश्वर में है, खरगोन में। वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं आवरा, जो कहाँ पर है? रावण के ससुराल मंदसौर में। देखो ये मंदसौर में क्या है? हिंगलाजगढ़, आवरा और इंद्रगढ़। ठीक है, आवरा की जो खोज की है HV त्रिवेदी ने करी, डॉक्टर HV त्रिवेदी ने। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या है? आवरा जो है मंदसौर में है। ये सब क्या है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। आवरा क्या है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक, अभी यहां मंदसौर में है। ठीक है, डॉक्टर HV त्रिवेदी ने खोज की है। HV त्रिवेदी ने। ये सब नहीं आएगा, टेंशन मत लो।
ठीक है, फिर भी मेरा काम है बताना। आवरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, इतना ज़रूर याद रखना है। क्लियर है? ओके। और इसमें जो साक्ष्य हमें मिलते हैं ताम्रपाषाण काल से गुप्त पाषाण काल तक मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, आप सुनो। मंदसौर में क्या क्या है? हिंगलाजगढ़ है, आवरा है और इंद्रगढ़ है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? मंदसौर में। ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहाँ क्या क्या है? हिंगलाजगढ़, आवरा और इंद्रगढ़। ठीक है, अगर कल को आ गया हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में। आवरा कहाँ पर है? मंदसौर में। इंद्रगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में। HV त्रिवेदी ने इसकी खोज की है। डांग वाला कहाँ है? उज्जैन में है। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में है। इंदौर में क्या है? लिखो, इंदौर में होलकर राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? इंदौर। लिखो, होलकर राजाओं की राजधानी क्या है? इंदौर। ठीक, उसके बाद है एरन। एरन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जिससे सबको पता होगा, कॉमन सी बात है कि एरन अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर में। कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के। कहाँ से मिलते हैं? एरन अभिलेख। सती प्रथा, सती प्रथा के साक्ष्य एविडेंस। सती प्रथा मतलब जैसे पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी उसी में अपना दाह संस्कार कर देती है, उन्हीं अग्नि में। ठीक है, तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? एरन अभिलेख, जो कहाँ पर है? सागर में है। ठीक है, और इसके जो खोज करता है कृष्णदत्त वाजपेयी। इसके जो खोज करता है कृष्णदत्त वाजपेयी, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णदत्त वाजपेयी याद रखना। जो याद रखने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा और याद अभी करवाएंगे, टेंशन मत लो। कृष्णदत्त वाजपेयी है इंपॉर्टेंट। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, हालांकि अगर बात करोगे तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, गुप्त काल से रिलेटेड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई समस्या है? हालांकि फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, हालांकि उसको मेरे को लिखाने का तो नहीं है। लिख लेना खेड़ी नामा, होशंगाबाद में यहाँ से बस्ती प्राप्त हुई खेड़ी नामा से। ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। एक है खेड़ी नामा और एक है आज़ाद नगर। दो ताम्रपाषाण स्थल और है, आज़ाद नगर ये है इंदौर में। ठीक है, तो आज़ाद नगर है आपका इंदौर में और खेड़ी नामा का है होशंगाबाद में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेना एग्जाम की दृष्टि से। तो थोड़ा बहुत आज़ाद नगर इंदौर, खेड़ी नामा होशंगाबाद में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। चलो कम टू द पॉइंट। अब थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, देखो ग्वालियर जो है ये हो गया पाषाणकालीन स्थल। अब समझते हैं पाषाणकालीन ताम्रपाषाण। ग्वालियर को क्या बोला जाता है? पवैया। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं, पवैया। क्या बोला जाता है? पवैया। पवैया या ग्यासपुर। ग्वालियर को क्या बोला जाता है? पवैया एवं ग्यासपुर। पुराना जो नाम था, पुरातात्विक जो जब इनका जो आर्कोलॉजिकल साइट थी तो ये उस टाइम पे क्या बोला जाता था? पवैया या ग्यासपुर। ठीक है, यहाँ है असोरी, अशोकनगर। ठीक है, ओरछा जो थी ये पूरा बुंदेलखंड है। मैंने बताया भी हूँ लास्ट क्लास में, पूरा क्या है? बुंदेलखंड। इधर वाला क्या है? बघेलखंड। जो बुंदेलखंड है तो यहाँ जो ओरछा है ना भैया, बुंदेलखंड है तो कौन से राजा होंगे? बुंदेल राजा होंगे। तो यहाँ जो ओरछा है, तो कई बार क्वेश्चन आ गया है, बुंदेल राजाओं की राजधानी कौन थी? ओरछा थी। बुंदेल राजाओं की राजधानी क्या थी? ओरछा थी। आपको यहाँ पता होगा भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत स्तूप कहां पर है? सतना में। कहां पर है? सतना में। अलेक्जेंडर कनिग्म थे, उनने इसको खोजा था। ठीक है, भरहुत स्तूप जो है कहां पर है? अलेक्जेंडर आपका सतना में। भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना में है। 1873 में अलेक्जेंडर कनिग्म द्वारा। और ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन कई बार आता है। भरहुत स्तूप जो किससे रिलेटेड है? बौद्ध, एक प्रकार से बौद्ध स्तूप है। ठीक है,
बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भरूच स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये कहाँ पर है, सतना में। ठीक है, एरन अभिलेख हो गया। सारी चीज़ें एक बार चलो रिवाइज करते हैं क्लासेस। चलो कम टू द पॉइंट। देखो हमने जो मध्य प्रदेश के बारे में आज जो पढ़े हैं, आर्कोलॉजिकल साइट पढ़े हैं, अगर चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में हमें पहला स्थल क्या मिलता है, भीमबेटका। क्या मिलता है, भीमबेटका। और जो भीमबेटका मिलता है ये पहली चीज तो पाषाण काल का है। कहाँ का भीमबेटका, पाषाण काल का। यहां से हमें पहले मानव के शैलाश्रय मतलब मानव के रहने का स्थान और शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, शैल चित्र और आपका शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। ठीक है, रॉक शेल्टर प्राप्त होते हैं। वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में, जो भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको यूनेस्को की सूची में 2003 में इसको सूची में यूनेस्को की सूची में शामिल किया था। किसको, भीमबेटका। क्लियर। दूसरा हमने स्थल पढ़ा था आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर होशंगाबाद में। कहाँ पर है आदमगढ़, होशंगाबाद में। किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक। आदमगढ़ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आदमगढ़ से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य, डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने स्टोन एज में भी बहुत अच्छे से समझाया था। आदमगढ़ वहां पे भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हथनौरा। हथनौरा में क्या कंफ्यूजन था, सीहोर और किसका, होशंगाबाद का। ठीक है, तो होशंगाबाद अगर आता है तो पहली प्रायोरिटी होशंगाबाद को दोगे और सेकंड प्रायोरिटी आपको सीहोर को देगा। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। या तो फिर आपको याद रखना है कि मानव जो खोपड़ी है, ह्यूमन स्कल है, वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। वो कहां पर है, नर्मदा घाटी में। कहां पर, होशंगाबाद में। अगर होशंगाबाद नहीं है तो कहां लगाओगे, सीहोर पे, क्योंकि आज भी इस बुक में कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर। पाषाणकालीन स्थल। फिर हम बोले ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ताम्र पाषाणकालीन स्थल की बात करें, जो कायथा है वो कहां पर है, उज्जैन में। कहां पर है, कायथा कहां पर है, उज्जैन में। क्लियर। यहां पर और भी डांग वाला है जो उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो कायथा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। इंदौर क्या है, होलकर राजाओं की राजधानी है। हमको यहाँ नौदा टोली मिलता है, कहाँ, खरगोन में। तो नौदा टोली भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर है, खरगोन में। तो कई जगह बुकों में इंदौर दिया जो गलत है। ठीक है, तो आपको नौदा टोली कहाँ से मिलता है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है नौदा टोली। क्या है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल। कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको प्राप्त होता है महेश्वर खरगोन से। नौदा टोली, महेश्वर, खरगोन, बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। आपको बात करें आवरा, आवरा आपको कहाँ पर है, मंदसौर। आवरा कहां पर है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल मंदसौर में है। और यहाँ पे क्या, हिंगलाजगढ़ भी और इंद्रपुर भी है। ठीक है, जो नौदा टोली की बात करें तो इसको किसने इसकी खोज की थी, एसडी सांकलिया ने। किसने की थी, एसडी सांकलिया ने। ठीक है, और उसके बाद बात कर रहे हैं सागर। सागर में क्या प्राप्त हुआ, सती प्रथा के साक्ष्य बताने वाला, प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य बताने वाला हमें एरन अभिलेख प्राप्त होता है, जिसकी जो खोज किसने करी, कृष्णदत्त वाजपेयी ने की है। उसके बाद भरूच स्तूप मिलता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिसकी बात करें तो वो अलेक्जेंडर कनिंग ने 1873 में 1873 में किया था। भरूच स्तूप जो कहाँ है, सतना में। ठीक है, ओरछा जो है बुंदेलखंड है, यहाँ पे बुंदेल राजाओं की राजधानी कौन है, ओरछा। ग्वालियर को क्या बोला जाता है, पवैया या ग्यासपुर। अशोकनगर चंदेरी के लिए फेमस है। इस तरीके से हमने सारी चीजें अच्छे से कवर की है। आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट इसमें बचा होगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कई बार वीडियो आगे पीछे अपलोड हो जाती है टाइम की वजह से। डेली 12 बजे क्लासेस है। ठीक है, 8109585162। तो इस पर अपना नाम, नेम, सिटी और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लिखकर सेंड करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें करी हैं। और एक चीज़ याद रखना, नोट्स बनाएं प्रॉपर, और नोट्स बनाने के बाद आप इमेजिन करें कि आपने क्या क्या देखा। रिकॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉल करना ज़रूरी, क्योंकि एक साथ आप रिकॉल करेंगे तो हौच-पौच हो जाएगा। तुरंत रिकॉल करें और साथों साथ क्लास को याद भी करते चलें। ठीक है, और सारी क्लासेस होगी, सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।